जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम साइंस का एक नया मॉक टेस्ट। साइंस के जो 20 प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो बिना देर के शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया किस बल के कारण ब्रह्मांड के में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में वह कौन सा बल है जो जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, आप बताओ दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे मजबूत बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, क्लियर, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कमज़ोर बल, तो जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे कमज़ोर बल माना गया है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये आप जरूर याद रखना। और सबसे मजबूत बल माना गया नाभिकीय बल। नाभिकीय बल को सबसे मजबूत इसलिए माना गया क्योंकि आपने सुना होगा कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, इसीलिए सबसे जो मजबूत बल है प्रकृति में वो नाभिकीय बल है। क्लियर, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था ब्रह्मांड का में किस बल के कारण वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, तो जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों यहाँ पे जो ब्रह्मांड शब्द लिखा गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोस्मोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रखना ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी भी कहलाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? अगले प्रश्न में कहा गया मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन से होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या काम करती है कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। और कैसे पहुंचाती है? देखो हीमोग्लोबिन किस में मिला होता है? रक्त में मिला होता है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से क्या लेगी? वो फेफड़ों से O2 को ग्रहण करेगी और शरीर के सभी अंगों में, सभी ऊतकों में पहुंचा देगी। और वहाँ से क्या काम करती है? देखो फेफड़े, मान लीजिए ये कि ये फेफड़े हो गए आपके, ठीक है, ये फेफड़े हो गए। अब यहाँ से O2 इसने लिया और कहाँ दे दिया? सभी अंगों को दे दिया। अभी इन अंगों से इसने क्या लेगी? ये CO2 लेगी और वापस फेफड़ों में छोड़ देगी। तो ये एक सर्कल चलता रहता है एक तरीके से। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आप बताएंगे लोह धातु होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो लोह धातु। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों यहाँ लिखा गया सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl और इसको हम बोलते हैं साधारण नमक या खाने का नमक जो होता है ना, वो NaCl होता है। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पराबैंगनी किरणें अर्थात UV रेज को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन सी गैस करती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ओजोन गैस जो है ना, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ओजोन जो परत है वो कहाँ पर मिलेगी, तो समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि ओजोन परत का जो मोटाई मापी जाती है किस में मापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर, तो समुद्री गोताखोर अपने साथ जो सांस लेने के जो गैस भरी जाती है, जो सिलेंडर उनके पास होता है, उसमें कौन सी गैस भरते हैं? तो आप याद रखना ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि समुद्री गोताखोर कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। हमसे पूछा गया था UV रेज को कौन सी गैस अवशोषित करती है? ओजोन करती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? दोस्तों ऊर्जा की जो कमर्शियल यूनिट है वो होती है किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 ×
10⁶ जूल होते हैं। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्तिग्रह अर्थात पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा गया? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह अर्थात पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अब कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, तो आप याद रखना कोशिका का श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का पावर हाउस वो भी माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? तो हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है उससे वो एटीपी मॉलिक्यूल बना लेता है। एटीपी मॉलिक्यूल मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, यस। तो ये आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं? हम लाइसोसोम को बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो हमसे पूछा गया था कोशिका का पावर हाउस, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो हमें बताना है मानव रक्त का पीएच मान। आपके ऑप्शन है 6.4, 7, 7.4 या 8.2। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मानव का रक्त जो होता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, क्षारीय। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रक्त को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो रक्त ना एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि रक्त को किस वर्ग में रखा गया, तो ऊतक के वर्ग में। और कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक के रूप में। क्लियर, याद रखिएगा। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? दोस्तों ये परमाणु है, परमाणु में ये एक नाभिक है और नाभिक के बीच में कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में क्या कौन कौन होते हैं, सही जवाब होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, चैडविक। क्लियर, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है उनका रेटिना पर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, रेटिना। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जब नेत्र दान होता है तो किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र दान में कॉर्निया का दान करते हैं। क्यों कॉर्निया का दान करते हैं? क्योंकि कॉर्निया में ब्लड वेसल या ब्लड सेल नहीं होती है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया आइरिस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हमसे पूछा गया था मानव के नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ मधुमक्खी के कितनी आँख होती हैं? क्या बताएंगे आप? तो मैं बता दूं मधुमक्खी के 5 आँख होती हैं। ये जरूर याद रखना। क्या मानव नेत्र की बात करें, प्रश्न पर लौटता हूँ, आंसर होगा रेटिना। मानव के नेत्र में कौन सी ग्रंथि है जो आंसू बनाती है? तो आप याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, आपने एक ऐड भी सुना होगा, लैक्मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा कि समय को मात दे। तो लैक्मी जो शब्द आया ना वो लैक्रिमल ग्रंथि से ही निकला है। तो लैक्रिमल ग्रंथि क्या काम करती है? टीयर बनाती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि है और हमारी आंख में नमी बनाए रखती है। ठीक है, आंख में नमी जो होती है ना, पानी जो होता है चिपचिपा, वो लैक्रिमल ग्रंथि से ही निकलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। अगर लैक्रिमल ग्रंथि नहीं होगी ना तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, आंखों में सिकुड़न आने लगेगी, आंखें अंदर धंस जाएंगी। तो लैक्रिमल ग्रंथि आंसू बनाने की ग्रंथि है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है। कितनी? लगभग 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन मिलती है आपकी लगभग 21%। और फिर मिलती है आपकी आर्गन, आर्गन मिलती है 0.93%। और उसके बाद में CO2 0.03%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन। ऑप्शन
सी आपका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों विद्युत धारा मापने का यंत्र है कौन सा? एमीटर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है एमीटर। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अगर आवेश का पूछ लेगा तब, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो मानव के रक्त में ब्लड जो शुगर होती है, रक्त शर्करा, उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह या डायबिटीज़। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय। तो ये जरूर याद रखिएगा। और अग्नाशय में कहाँ से? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की आइसोलेट से निकलता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में भी कौन सी सेल होती हैं? बीटा सेल होती हैं, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका गोइटर या घेंगा। अगर आयोडीन की कमी आपकी हो जाए, आयोडीन की कमी, तो आयोडीन की कमी से आपके गले में सूजन आने लगती है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है ना, वो फूल जाएगी। और थायराइड ग्रंथि का फूलना ही क्या कहलाता है? गोइटर या घेंगा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। क्लियर, हमसे पूछा गया था इंसुलिन की कमी से, आंसर होगा मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? हंसाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों हंसाने वाली गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, हंसाने वाली गैस, इस गैस को सूंघने पर हंसी बहुत आती है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका सूत्र आपके एग्जाम में बहुत आता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हीरे की कठोरता जो मापी जाती है वो कौन से पैमाने पर मापी जाती है? तो आप बताइएगा, मोह स्केल पर। मोह स्केल पर हीरे की कठोरता मापी जाती है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं, आप बताओ मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और तांबे का संकेत क्या होता है? Cu होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया लोहा। आज का एग्जाम हुआ स्टेनोग्राफर का, और एक प्रश्न उसमें पूछा गया कि आवर्त सारणी में लोहे का संकेत क्या होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, लोहे का संकेत होता है Fe, और इसको लैटिन भाषा में फेरम बोला जाता है, फेरम। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये संकेत आवर्त सारणी से आज क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिएगा, लोहे का संकेत है Fe। क्लियर, याद रखें। हमसे पूछा गया सबसे कठोर पदार्थ, आंसर होगा हीरा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन की कोई पुस्तक आपको याद है? हाँ, प्रिंसिपिया। तो न्यूटन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं वह है प्रिंसिपिया। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए। एडिसन क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दोस्तों विटामिन डी का सबसे बेस्ट स्रोत आपके ऑप्शन है संतरा, मछली का यकृत तेल, हरे पत्तेदार सब्जियां या दूध। दोस्तों सही जवाब होगा आपका कोड लिवर ऑयल। जवाब होगा ऑप्शन बी, मछली के यकृत का तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी जो है ना, ये हमारे दांत और हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो दांत और हड्डियों को मजबूती देता है विटामिन डी। और मैं आपको बता दूं, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी काम करता है, हार्मोनल विटामिन है ये आपका। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में एक्टिव हो जाता है, जवाब होगा आपका विटामिन डी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है नाइट्रेट। अगर सपोज कीजिए कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तब क्या होगा? तो नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे मांसाहारी हो जाते हैं, मांसाहारी। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मांसाहारी पौधे उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें कमी हो, किस चीज़ की? आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी हो, तो उस मिट्टी के पौधे मांसाहारी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी किसने? हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है हेनरी बैकुरल। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखता है प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन एक प्रकार का भ्रम होता है। जैसे अपवर्तन में तारे का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, वो किस घटना का उदाहरण है? आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक बाल्टी में पड़ी हुई छड़ आपको टेढ़ी दिखती है, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे आपको देखा होगा मछली जो समुद्र में होती है वो वास्तविक गहराई से उथली दिखाई देती है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन है। हमसे पूछा गया था आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखता है? आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।